हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आपकी बोर्ड्स की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आई एम अनुभूति तिवारी अगेन बैक विद यू टू एस योर 2026 board exams. I am here with you with a new chapter of civics, that is federalism. We have already completed our power sharing. You can see my previous video of power sharing. This is the second chapter of physics, that is federalism. So cut to the chase, let's start the chapter right away. एक कॉपी पेन लेके रखना अपने पास और बुक रखना अपनी civics की, and after my video you require no other video to understand this chapter, given that you give your heart, mind, body, soul, everything to this chapter while understanding. So let's start. Federalism. आपको याद होगा जब आपने पिछला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें एक टॉपिक आया था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर ने 4 फॉर्म्स पढ़े थे। पहला था हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दूसरा था वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तीसरा था पावर शेयरिंग बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स इन द सोसाइटी, एंड चौथा था पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें जो अपन ने पहला पढ़ा था वो था हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हमने 3 डिविजन्स पढ़े थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन होता है? जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो कानून इंप्लीमेंट करवाए या पालन करवाए। जुडिशरी क्या होता है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। एक देश की न्यायपालिका का पूरा सिस्टम जुडिशरी कहलाता है। This was known as horizontal form of power sharing. Horizontal होता है एक से लेवल पे, ये सब एक से लेवल पे रहते हैं, बस डिफरेंट अरीनाज में पावर शेयर करते हैं। इनका काम है कानून बनाना, इनका कानून पालन करवाना, और इनका सिस्टम ऑफ कोर्ट्स पूरे डिस्प्यूट्स वगैरह एक देश में देखना। पर ये सब रहते एक ही लेवल पे, बस इनकी पावर के अरीनास डिफरेंट रहते हैं। पर इनकी पावर के, आप पूछो इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा पावर है? इनके पास सेम पावर है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आते हैं। बस इनका काम करने का जो अरीना है, ये जो काम करते हैं बस वो डिफरेंट है, पर लेवल ऑफ पावर सेम है, इसीलिए से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था आपने, कौन सा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल होता है एक लेडर, सीढ़ी जैसा मान लो, जहां कोई किसी के ऊपर जरूर होगा, कोई किसी के नीचे जरूर होगा, जहां पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ऊपर होगा, या जहां पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नीचे होगा। जैसे हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ये लेवल है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और यही जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं, इसकी का दूसरा नाम होता है फेडरलिज्म, which is your chapter. So this chapter is to study deeply about the vertical form of power sharing. समझ आया? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है जहां एक लेवल किसी लेवल के ऊपर होगा और एक लेवल किसी लेवल के नीचे होगा, सब एक लेवल पे नहीं होते हैं। दैट इज नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? इसी वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का दूसरा नाम होता है फेडरलिज्म। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the previous chapter, we noted that vertical division of power sharing, vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. In this chapter, we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn up to the local government, a new and third tier of Indian federalism. ये tiers होते हैं, ये जो आपने levels बताए, हर एक level को पॉलिटी में अपन क्या पढ़ते हैं? tier पढ़ते हैं। पहला tier सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा tier स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा tier लोकल गवर्नमेंट। तो अपन ये जो तीसरा tier है लोकल गवर्नमेंट, जो मतलब सबसे लेट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में भी डेप्थ में चैप्टर में पढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, this is it. What is federalism? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter.
You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be, for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federation has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of the state. Both of these levels of government enjoy their powers independent of each other. This is the definition of power sharing. I'm explaining you. अब यहाँ पे इन्हें बेल्जियम के एग्जाम्पल से चालू किया. पिछले चैप्टर में जब पावर शेयरिंग में अपन ने बेल्जियम की कहानी पढ़ी थी, वी अंडरस्टूड उनकी क्या इतने कॉम्पोजिशन था, क्या प्रॉब्लम था, एंड दे ऑप्टेड फॉर अकोमोडेशन इन बेल्जियम. सेम हमने श्रीलंका की कंडीशन पढ़ी थी, क्या इतने कॉम्पोजिशन था, एंड श्रीलंका एंडेड अप विद मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा. इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, प्लीज गो बैक एंड सी पावर शेयरिंग फर्स्ट, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं. अगर आप प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो आपको अगले चैप्टर में थोड़ा दिक्कत जाएगा. ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर. तो जब बेल्जियम का अपन एग्जांपल ले रहे थे कि बेल्जियम में क्या क्या चेंजेस आए कम्युनिटीज को हेल्प करने के लिए अकोमोडेशन के तहत, तो उसमें एक पॉइंट था कि जो बेल्जियम में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनको पावर किसके थ्रू मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलेगी. अब ये समझने की बात है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्यों मिलेगी, क्योंकि बेल्जियम में पहले भी लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी जिनको रीजनल गवर्नमेंट कहा जाता था, पर तब उन्हें पावर, रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर वहां की बेल्जियम की कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी. अब सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर दे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, तो अगर आप उनके हिसाब से कभी काम नहीं करोगे तो उनके पास एक ये भी तो पावर होती है, वो पावर ले लेंगे, क्योंकि पावर ही वो दे रहे. जो आपको पावर दे रहा है, अगर आप उसके हिसाब से कभी नहीं चले तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पावर ले लेगा, तो फिर आपके पास इंडिपेंडेंट पावर हुई ही नहीं. ये पावर तो आप किसी के मोहताज बन के एक्सरसाइज कर रहे हो ना. सेम अप्लाई करो. यहाँ पे जो पहले बेल्जियम में लोकल गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट थी, उसको पावर कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो एक पॉसिबिलिटी थी ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ले लेगी, तो फिर रीजनल गवर्नमेंट तो किसी भी पॉइंट पे इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती. इसीलिए बेल्जियम में चेंज आया. जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए थे तो 1993 में उन्होंने अमेंडमेंट ये किया कि अब जो रीजनल और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट पावर नहीं देगा, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा. और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं छुड़ा पाएगी. तब जाके वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर पाएंगे, इंडिपेंडेंटली अपनी पावर एक्सरसाइज कर पाएंगे. अगर आपको ये समझ आया तो आपको पूरा चैप्टर फ्लॉलेसली समझ आया. ये बेल्जियम में हुआ था, बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ. तो फेडरलिज्म होता क्या है? नाउ वी विल कम बैक टू व्हाट इज फेडरलिज्म, फिर यूनिटरी क्या है. आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. अब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है जहां पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, कोई एक सेंट्रल देश की अथॉरिटी होगी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे. हो सकता है ये स्टेट हो या प्रोविंसेस हो या जो भी हो. तो डिफरेंट लेवल्स पे पावर हो जब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास, उसको क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म. एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, जो देश के बिगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेगी. न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, करेंसी हो गया, बैंक हो गया, इन सब के बारे में देखेगी. बाकी जो लोग सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, या तो हो सकता है किसी कंट्री में स्टेट्स हो सकता है किसी कंट्री में प्रोविंसेस हो, या कुछ भी जो वेरियस आगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगी. जैसे राज्य बनाए जाते हैं, किस चीज के लिए बनाए जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं. एक तरीके के लोग जहां रहते हैं उसको एक राज्य बनाया जाता है, बी इट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, जैसे भी जिस भी कंट्री में बनते हो. तो डिफरेंट लेवल्स पे जब पावर होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास, उसको बोला जाता है फेडरलिज्म. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority. Central authority होगी उस देश की केंद्र सरकार.
इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लाइक इट कैन बी फेडरल गवर्नमेंट इन अमेरिका, अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और भी यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, पर एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो एक देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब देश आगे जैसे भी बटाओ, राज्यों में बटाओ, प्रोविंसेस में बटाओ, इनमें भी पावर होगी, तो ये स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। फिर इसके नीचे भी अगर डिवीजन कर रहे हो तो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अधिकतम फेडरेशन में दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। पर अगर आपका देश उससे भी बड़ा और आपको लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए तो फिर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है लोकल गवर्नमेंट। One is the government for the entire country that is usually responsible for few subjects of national interest. एक होती है गवर्नमेंट जैसे केंद्र सरकार जो पूरे देश के नेशनल सब्जेक्ट जो रहते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबल रहती है, और राज्य सरकार किसके लिए रहती है, डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ दैट स्टेट। लोकल गवर्नमेंट किसके लिए रहेंगी, लोकल लेवल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। ये डिफरेंट लेवल्स पे जो पावर दिया जा रहा है इसी को क्या बोला जाता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, फेडरलिज्म। समझ आया। अब फेडरलिज्म ये एक हो गई कोई कंट्री फेडरल जहां डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं और उनके पास एक्चुअल पावर होती है जो वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकती हैं। फेडरल का उल्टे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, उसका उल्टा होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी, यूनी मतलब वन, जहां एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होंगी उसको बोला जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या यूनिटरी फॉर्म में केवल केंद्र सरकार होगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी हो, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई एक्चुअल पावर होगी नहीं। एक्चुअल पावर केवल एक जगह रहेगी तो वो क्या होगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर फेडरल सिस्टम में डिफरेंट लेवल होते हैं और डिफरेंट लेवल्स के पास एक्चुअल पावर होती है जो वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझ आया। अब क्वेश्चन आता है, अगर इनको इंडिपेंडेंटली डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर एंजॉय करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, तो अगर सेंट्रल, जो बेल्जियम वाला भी अपन ने ये एग्जांपल समझा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली पावर एक्सरसाइज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो पावर छुड़ा लेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर दे तो सेम अप्लाई होता है, लोकल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेगी वो पावर छुड़ा लेंगे। तो क्या यहाँ पे ये लोग आपस में एक दूसरे को पावर देते हैं, नहीं, क्योंकि अगर ये लोग एक दूसरे को पावर देंगे डिफरेंट लेवल्स पे तो कभी भी छुड़ा सकते हैं। तो कहां से पावर आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को पावर देता है। सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लेवल की क्या पावर है, वो क्या, कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। लोकल लेवल की क्या पावर है, वो कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आप कह सकते हो किसी भी कंट्री को फेडरल होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। हाँ करेक्ट, ये बुक में नहीं लिखा है बट आई एम टेलिंग यू, फॉर एनी कंट्री टू बी अ फेडरल कंट्री द नेसेसरी कंडीशन इज दैट इट हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास एक संविधान हो, एक लिखित संविधान हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, रिटन, अनरिटन, पर इसमें अभी आपको डेल्व करने की नीड नहीं है। पर आप ये समझ सकते हो कि किसी भी कंट्री को अगर फेडरल कंट्री बनना है तो उसके पास लिखित संविधान होना जरूरी है, क्योंकि वो ही संविधान ये बताएगा कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी ताकि वो इंडिपेंडेंटली उन पावर्स को एक्सरसाइज कर पाए। डू यू अंडरस्टैंड। ये बुक में लिखा नहीं है पर आप ये लाइन लिख सकते हो कि फॉर अ कंट्री टू बी अ फेडरल कंट्री और फॉर अ फेडरलिज्म टू एग्जिस्ट इट शुड हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, because this written constitution will specify the powers of different levels of government. ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही स्पेसिफाई करेगा पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एम आई क्लियर? यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। This map shows though only 25 of the world 193 countries have federal political systems, their citizens make up 40% of the world population. Most of the large countries of the world, remember most of the large countries of the world are federations. अभी इसका रीजन बताएंगे क्यों। Can you notice an exception to this rule in this map? Okay, so we will come, पूरे पढ़ने के बाद मैप को समझो।
In this sense, federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary system, either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. The central government can pass on orders to the provincial or the local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government have powers of their own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. This is the difference between फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम. ये डिफरेंस पेपर में आता है कि फेडरल और यूनिटरी में क्या फर्क है. यूनिटरी फेडरल सिस्टम आपको समझ आ गया. फेडरल सिस्टम होता है जहां डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, और इन डिफरेंट लेवल्स के पास डिफरेंट पावर्स होती है जो उन्हें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है. और यहाँ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाती हैं, इंडिपेंडेंटली अपनी पावर एक्सरसाइज कर पाती हैं. ये हो गया फेडरल सिस्टम. इसका उल्टा क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम. यूनी से ही आपको समझ आ गया, यूनी मतलब वन होता है. यूनिटरी सिस्टम मतलब जहां केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही एक्चुअल पावर होंगी. तो क्या इसका कहने का मतलब है जहां यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी और बाकी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी ही नहीं. हो सकता है बाकी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी हो, पर क्या उनके पास पावर होगी एक्चुअल लेवल पे? नहीं होगी. एक्चुअल लेवल पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल एक लेवल के पास ही सारी पावर होती हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ आया? यही फर्क होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास डिफरेंट पावर्स है जो वो इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, जिसमें एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है. एक्चुअली कहने को हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, पर उनके पास कोई एक्चुअल पावर होगी नहीं. डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट अस लुक एट सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे भी क्वेश्चन आता ही है. I'll keep on explaining you every point. की फीचर्स पे भी क्वेश्चन आता है. Key features of federalism, this becomes a 5 marker or a 3 marker, so you have to learn all these 7 points. So what are the key features of federalism? Let's delve into it. First, there are 2 or more levels or tiers of government. पहला फेडरलिज्म का फीचर क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे. लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो चाहिए, अगर लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं होगा तो फेडरलिज्म ही कहां से होगा. तो 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे. लेवल्स को टीयर्स भी बोला जाता है पॉलिटी में. पहला पॉइंट. दूसरा, different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरलिज्म में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, ये गवर्न तो सेम सिटीजन्स को ही करते हैं. ये सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करेंगे. जैसे जितने भी इनके सिटीजन्स हैं, मतलब एक देश में जितने भी सिटीजन्स होंगे सेम सिटीजन्स को गवर्न करेंगे, पर इनका पावर का जूरिसडिक्शन अलग अलग होता है. जूरिसडिक्शन होता है कि किस किस अरीना में आपके पास पावर है, मतलब किस किस जगह पे आपके पास पावर है, उसको जूरिसडिक्शन बोला जाता है. जैसे आपके पेरेंट्स की हाइपोथेटिकली आप पे पावर होती है किस जूरिसडिक्शन में, आपके घर के जूरिसडिक्शन में. घर का जो मुखिया होता है उसकी पावर रहती है किस जूरिसडिक्शन में, घर के जूरिसडिक्शन में. तो जूरिसडिक्शन क्या होता है, आपकी पावर का इन्फ्लुएंस कहां तक है. समझ आया? उसको जूरिसडिक्शन बोलते हैं. तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न तो सेम सिटीजन को करते हैं. अगर केंद्र सरकार कोई कानून पास करेगी तो जनता पे लगेगा, राज्य सरकार करेगी तो भी उसी देश की जनता पे लगेगा, लोकल गवर्नमेंट करेगी तो भी उसी जनता पे करेगा. पर इनका इन्फ्लुएंस, पावर का जूरिसडिक्शन कहां तक जाता है, लोकल गवर्नमेंट का सिर्फ उतने लोकल एरिया तक जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का उस राज्य तक जाएगा, और केंद्र सरकार का पूरे देश पे जाएगा जूरिसडिक्शन. समझ आया? तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न तो सेम सिटीजन को करती हैं, पर इनके जूरिसडिक्शन अलग अलग होते हैं. जूरिसडिक्शन होता है आपके पावर का इन्फ्लुएंस कहां तक जा रहा है. लोकल गवर्नमेंट का लोकल लेवल तक जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का उस राज्य तक जाएगा, केंद्र सरकार का पूरे देश में जाएगा. डिफरेंट मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन कानून बनाने में, टैक्सेशन टैक्सिंग वगैरह करने में. आपने देखा होगा एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक राज्य का जीएसटी होता है, एक केंद्र का होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस पर्पसेस में. जैसे एमपी बोर्ड, आप एमपी में हो तो एमपी बोर्ड सिर्फ एमपी में एग्जिस्ट करता है, यूपी में यूपी बोर्ड एग्जिस्ट करेगा. ये राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आप अलग अलग चीजें करते हो. दिस इज योर सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट,
The jurisdictions of the respective level of or the tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी पावर्स और इनकी जुरिस्डिक्शन कौन डिफाइन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों करेगा? क्योंकि अगर इनमें से किसी एक लेवल को दे दें पावर, ये पावर देने की दूसरे लेवल को, तो फिर वो तो उसका मिसयूज कर लेंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि आपका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि केंद्र सरकार के क्या काम है, राज्य सरकार के क्या काम है और लोकल गवर्नमेंट के क्या काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इसी पॉइंट पे मैंने कहा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर फेडरलिज्म। क्या इसका ये मतलब है जहां लिखित संविधान नहीं होगा वहां फेडरलिज्म नहीं हो सकता है? हाँ, सही है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा है पर आप पेपर में लिख के आ सकते हो। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नेसेसरी और मैंडेटरी कंडीशन फॉर फेडरलिज्म। लिखित संविधान नेसेसरी है किसी कंट्री को फेडरलिज्म बनाने के लिए या फेडरेशन बनाने के लिए, क्योंकि यही संविधान डिसाइड करेगा कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होंगी। फोर्थ पॉइंट, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. जो fundamental principles हैं constitution के, मतलब constitution के जो basic features हैं, जैसे आप अपना preamble पढ़ो तो उसमें आपको समझ आएगा कि हम as a country क्या क्या चीजें represent करते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। और भी हैं इनके अलावा। इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनके कारण आपका संविधान, मतलब जिनके आधार पे आपका देश चल रहा है, उनको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेली दम से नहीं बदल सकता है। आपको वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी सहमति चाहिए पड़ेगी। यूनिलैटरली होता है अकेले दम से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले नहीं बदल सकता, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की भी सहमति नेसेसरी है। फिफ्थ, courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. The highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective power. कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी लड़ाई हो जाती है तो उनको कौन रिजॉल्व करता है? कोर्ट करता है। और कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज दी मतलब सबसे एपेक्स जजमेंट इन द कंट्री। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया तो कह दिया, समझ आया? तो इनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उस लड़ाई को रिजॉल्व कराने के लिए? कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। Sixth point, sources of revenue. Sixth point, sources of revenue of each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. हर level of government के source of revenue, पैसा, revenue पहले से ही specified है to ensure financial autonomy. Autonomy होता है स्वतंत्रता से आप पावर कैसे यूज कर पा रहे हो, समझ आया? हर लेवल। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप किसी पर पैसों के लिए अधीन हो तो क्या आप उसके अगेंस्ट या इंडिपेंडेंटली कभी काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसी और लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पैसे रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट है, मतलब पूरी डिपेंडेंट है, फिर वो कभी कोई काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगी, बिकॉज विदाउट रेवेन्यू यू एक्चुअली कैन नॉट डू एनीथिंग। इसीलिए हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सबके पैसों का, रेवेन्यू का जो आधार है, सोर्स है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि इनके पास क्या रहे? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिविजुअल पावर।
ताकि वो काम कर पाए, क्योंकि काम करने के लिए पैसा चाहिए, और अगर आप पैसे ही के लिए दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे निर्भर हो, तो अगर आप उनके अगेंस्ट या कभी भी इंडिपेंडेंटली काम करो जो वो नहीं चाहते हैं, तो वो आपका फाइनेंस का सोर्स रोक देंगे। फाइनेंस का सोर्स रोक दिया, काम रोक दिया, इसीलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा है कि किसके लिए कहां से रेवेन्यू आएगा। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आएगा, लोकल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से आएगा। Understand? Last point, which is the 7th point. This is the 7th. The federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country. The federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. Federalism का क्या काम है? एक तो यूनिटी प्रमोट करो देश में एकजुटता रहे कि सबकी बात सुनी जाए, यूनिटी, और दूसरी तरफ रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। डाइवर्सिटी को अकोमोडेट, जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज किया था बेल्जियम में भी। क्यों किया था? क्योंकि आप एक जगह के कैपिटल में बैठ के नहीं समझ सकते पूरे देश की क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, क्योंकि जो जिस एरिया में रहता है, जो उस एरिया का होता है, वो उसकी प्रॉब्लम्स बेस्ट समझता है। इसीलिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नेसेसरी होती है, ताकि देश में यूनिटी बनी रहे, ताकि हम एक देश को चला पाए। क्योंकि अगर आप चाहो कि दिल्ली में बैठ के आपको पूरे देश के कोने कोने की प्रॉब्लम पता चल जाएगी, नहीं। दैट्स वाई डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि एक देश की यूनिटी बनी रहे और उसकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि कोई भी किसी को भी अगर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, उस बात को सुना जा सके। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of agreement. An ideal federal system had both aspects, mutual trust and agreement to live together. एक जो ideal federal system होगा उसमें दोनों होगा, mutual trust. Mutual trust मतलब different levels of government को एक दूसरे पे trust होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि at the end of the day अगर आप सही काम कर रहे हो तो आपका काम तो जनता की सेवा करना है, तो आप चाहे लोकल लेवल पे करो, जनता की सेवा करना है, राज्य के लेवल पे करो तो भी जनता की सेवा करना है, सेंट्रल लेवल पे करो तो भी जनता की सेवा करना है। तो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। ट्रस्ट कब नहीं होता है? जब जनता की सेवा नहीं हो रही हो। सोचो। एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ में रहने का अग्रीमेंट हो कि हम आपकी बात समझेंगे, आप हमारी बात समझो। जैसे बेल्जियम में हुआ था, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने डच स्पीकिंग की प्रॉब्लम समझी, डच ने फ्रेंच की, और जर्मन स्पीकिंग लोगों की भी प्रॉब्लम समझी। सबकी प्रॉब्लम समझोगे तो साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट, now different there are two types of federation. अब different types of federation के बारे में पढ़ा है। Let me explain you first and then we will read. ये federations जो होती हैं फेडरल सिस्टम में, federations दो प्रकार की होती है। एक होती है coming together federation, एक होती है holding together फेडरेशन। एक होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें अंतर क्या होता है आपको वो बता रहे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या हो गए? अलग अलग पार्ट्स हो गए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है जहां पहले इंडिविजुअली डिफरेंट यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही थी। इन्होंने आपस में सोचा कि अगर हम एक बन जाते हैं, अगर हम आपस में, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट यूनिट कर रही थी, ये यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही थी, ये यूनिट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही थी, ये यूनिट इंडिपेंडेंटली सब एग्जिस्ट कर रहे थे। पर इन्होंने सोचा कि हम अगर इतने से अकेले इंडिपेंडेंट भी रहेंगे तो भी हमारे पास उतनी पावर नहीं होगी, पर अगर हम एक साथ मिल जाए तो हम अपने आप में एक बड़ा देश बना लेंगे और हमारे पास ज्यादा पावर भी हो जाएगी। तो म्यूचुअल सिक्योरिटी के लिए इन्होंने क्या सोचा, हम सब साथ आके एक देश बना लेते हैं और उस देश में ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इनके पास इक्वल पावर होगी।
इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां छोटी छोटी यूनिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती थी, पर उन्हें समझ आया कि इंडिपेंडेंटली छोटे एग्जिस्ट करने से भी इमेंस पावर नहीं आएगी, तो ये छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते जहां इन इंडिपेंडेंट यूनिट्स के पास इक्वल पावर होगी। दिस इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जो अमेरिका का एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, They had 13 ऐसे छोटे 13 स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे जब अमेरिका का फॉर्मेशन हो रहा था। अब इन छोटे 13 स्टेट्स को लगा इंडिविजुअली छोटे 13 भी एग्जिस्ट करेंगे तो एक साथ तो बहुत पावर होगी नहीं, तो इन 13 के 13 ने मिले और मिलके क्या बना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इनके पास सेम पावर होती है, ये उनके यहाँ के स्टेट्स हैं, उनके पास इंडिविजुअल पावर होंगी और सबके पास बराबर पावर होंगी, पर ये मिलके एक बड़ी कंट्री बन गए ताकि वो एक बड़ी कंट्री अपने आप को और सिक्योरिटी और पावर दे पाए। दिस इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। समझ आए? इसमें पहले यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं फिर वो मिला के एक देश बनाते हैं। दिस इज नोन एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका उल्टा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर होता है, इसमें क्या था, यूनिट्स पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में देश बना। यूनिट्स पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में मिलके क्या बना, एक नया देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ आया? पर होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं होता। होल्डिंग टुगेदर में देश पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। होल्डिंग टुगेदर में आप देखिए देश ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटी यूनिट्स बनाना जरूरी है, तो अपन इसके अंदर छोटे राज्य या यूनिट्स या प्रोविंसेस बना देंगे। पर देश पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यूनिट्स बाद में बनाई है। किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन होता है डे टू डे देश कैसे चलेगा, चलाने के लिए हमने यूनिट्स बनाई है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। हिंदुस्तान तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इंडिया तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, हमने स्टेट्स बनाए किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, कि देश अच्छे से चले। तो पहले देश एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें यूनिट्स हमने बनाए, तो क्या इन यूनिट्स के पास इक्वल पावर होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्योंकि देश पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ तो यूनिट्स इंडिविजुअली मिलकर एक देश बना रही है, तो उनके पास ऑब्वियसली इक्वली पावर होंगी। समझ आया? इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका इंडिया एक एग्जांपल है। कमिंग टुगेदर में छोटी यूनिट्स एग्जिस्ट करती थी, म्यूचुअली साथ आए ताकि एक बड़ी कंट्री बने, एक पावरफुल कंट्री बने और सॉवरन बने, तो वो मिलके क्या बनाते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जहां छोटी यूनिट्स पहले एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में कंट्री एग्जिस्ट करती है, बाद में देश बनता है। होल्डिंग टुगेदर में कंट्री पहले से एग्जिस्ट करती है, अपन छोटी यूनिट्स बनाते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, देश को अच्छे से चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। Am I clear? आगे इसी को पढ़ते हैं। The exact balance of power between the central and the state government varies from federation. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the horizontal context in which the federation was formed, historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federations have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation includes the USA, Switzerland, and Australia. In this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are stronger vis-a-vis the federal government. समझ आया? ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां छोटी यूनिट्स एक साथ मिलके अपनी पावर इंक्रीज करने, अपनी सॉवरेनिटी इंक्रीज करने एक साथ आते हैं और एक बड़ी कंट्री बनाते हैं। अब इसमें जो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, अधिकतम इनके पास इक्वल पावर ही होती है और इनके पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर होती है जो इनके यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि इन छोटी यूनिट्स ने डिसाइड करके ही कंट्री बनाई है, तो इनके पास भी अच्छी खासी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। समझ आया? आगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। The second route
The second route is where a larger country decides to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain, and Belgium are examples of this kind of holding together federation. In the second category, the central government tends to be more powerful with the state. Very often, different constituent units of the federation have unequal power. Some units are guaranteed special powers. अब यहाँ पे holding together में क्या करते हो? आपका देश already exist कर रहा है, आप छोटी यूनिट्स बनाते हो. आप छोटी यूनिट्स क्यों बनाते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, देश को इजीली चलाने के लिए. फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल बेल्जियम, यहाँ पे ये खुद बनाते हैं यूनिट्स. यहाँ पे क्या सारी यूनिट्स के पास सेम पावर होगी? नहीं होगी. हो सकता है हो सेम पावर, पर हो सकता है नहीं भी हो सकता है कुछ एरियाज के पास स्पेशल पावर हो. जैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा वैसे पावर्स दी जाती हैं. जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर बिफोर आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, जब तक 370 आर्टिकल नहीं हटाया गया था, जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स हुआ करती थी जो पूरे देश में किसी और राज्य के पास नहीं हुआ करती थी. वो उन्हें स्पेशल पावर्स, अब जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दी गई हो, बट वो दी गई थी क्योंकि देश पहले से था. यूनिट्स को कैसे पावर देनी है वो देश के ऊपर निर्भर करता है. यूनिट्स पहले से नहीं थी, देश ने यूनिट्स बनाई, यूनिट्स ने देश नहीं बनाया. होल्डिंग टुगेदर में, कमिंग टुगेदर में यूनिट्स ने देश बनाया, इसीलिए यूनिट्स बहुत पावरफुल होती हैं. पर होल्डिंग टुगेदर में देश ने यूनिट्स बनाई हैं तो देश ज्यादा पावरफुल होगा, केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होगी. होल्डिंग एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ये जो बाजू में बॉक्सेस दिए रहते हैं, जूरिसडिक्शन की आपकी लीगल अथॉरिटी, आपका पावर का इन्फ्लुएंस कहां तक जा रहा है, ये जो होते हैं ये बॉक्सेस, ये अपने आप में एक मार्कर की डेफिनेशन या असर्शन रीजन में आते हैं. सो यू शुड बी वेरी गुड विद दीज डेफिनेशंस एंड एवरी बॉक्स इन द चैप्टर. आगे बढ़ते हैं. Now, what makes India a federal country? Again, a 5 marker question के इंडिया को फेडरल, अब क्या इंडिया अब आपसे क्वेश्चन है, क्या आप खुद सोच के बताइए. आपने फेडरल सिस्टम समझ लिया, आपने यूनिटरी सिस्टम समझ लिया, आप खुद बताइए इंडिया फेडरल कंट्री है कि यूनिटरी कंट्री है? इट्स ऑन यू टू डिसाइड. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी स्टिल एग्जिस्ट एज अ फेडरल कंट्री. लेट्स सी what makes India a federal country. What makes India a federal country? We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions, and regions? What are the power sharing arrangements in the country? Let us begin with the Constitution. Let us begin with the Constitution. India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. The Constitution declared India as a union of states. याद रखना, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. The Constitution declared India as a union of states. अब आपकी इंफॉर्मेशन को बताएं, पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हम फेडरल है. फेडरल वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, हमारे लिए यूनियन वर्ड यूज हुआ है. ये बड़े होके आपको व्हेन यू रीच इन फर्दर क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड कि इस वर्ड का बड़ा कॉन्टेक्स्ट होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया फेडरल स्टेट है, मतलब फेडरेशंस है. नहीं, इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फेडरल वर्ड लिखा है? नहीं लिखा, यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. Although it did not use the word federation, ये आ गई बात. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है, पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत सारे फीचर्स फेडरलिज्म के ही होते हैं. आगे let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier system of government, the union government, or what we call the central government, representing the Union of India, and the state governments. Later, a 3rd tier of federalism was added in the form of Panchayati Raj and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. अब आगे पढ़ते हैं.
क्या इंडिया में फेडरलिज्म के फीचर्स जो अपन ने 7 फीचर्स पढ़े थे, क्या वो इंडिया में अप्लाई होते हैं? हाँ होते हैं, इसीलिए इंडिया को फेडरल कंट्री बोला जाता है। अब आगे, अब इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनता है? What makes India a federal country? अपने आप में एक 5 मार्कर आएगा, तो उसका पहला पॉइंट आप क्या लोगे? उसका पहला पॉइंट होगा कि इन लिस्ट वो पूछेंगे हाउ इंडिया मेक इटसेल्फ अ फेडरल कंट्री। इंडिया खुद को एक फेडरल कंट्री कैसे कहता है? एग्जांपल्स देके बताओ। उसका पहला आप क्या पॉइंट दोगे? लिस्ट। संविधान में 3 लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। अब उसमें क्या है देखो, तो पहला एक फीचर आपने पढ़ा था, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पावर स्पेसिफाई होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही बात यहाँ अप्लाई होगी। कैसे होते हैं स्पेसिफाई? वही अपन पढ़ रहे हैं, लिस्ट। हमारे संविधान में 3 तरीके की लिस्ट है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. यूनियन लिस्ट होती है वो लिस्ट जो ये डिफाइन करती है कि केंद्र सरकार के क्या काम है जो देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए होते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गए, फॉरेन पॉलिसीज हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। ये सब कौन देखता है? यूनियन गवर्नमेंट देखती है। और ये सब यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। ये संविधान में कहाँ लिखा है? यूनियन लिस्ट में लिखा है। समझ आया? तो इंडिया फेडरल कंट्री कैसे बन रहा है, अपन उसके पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स के। इंडिया को हम क्यों फेडरल कंट्री कहते हैं? क्योंकि एक फीचर था फेडरलिज्म का कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इनकी पावर स्पेसिफाई होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे भी संविधान में पावर स्पेसिफाइड है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। State list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. अब state list राज्य सरकार की लिस्ट के, राज्य सरकार के पास क्या क्या पावर है, राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है, किस किस टॉपिक पे राज्य सरकार लॉज बना सकती है, और ये सब किस में आ गया? स्टेट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जैसे कॉमर्स हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, इन सब पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पे अकेले यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है लॉज। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पे अकेले स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉज। फिर थर्ड लिस्ट होती है, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। ये concurrent list includes subjects. Concurrent list includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade union, marriage, adoption and succession. Education, forest, trade union, marriage, adoption and succession, both the union as well as state government can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, then the law made by the union government will prevail. पहली लिस्ट हो गई यूनियन गवर्नमेंट की जो केंद्र सरकार की पावर्स बताती है कि वो कहाँ लॉज बनाएंगे। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स बताएंगी कि वो कहाँ लॉज बनाएंगे। तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल अडॉप्शन, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, फॉर एग्जाम्पल सक्सेशन, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट। आप ये याद रखना कि कौन कौन से पे कौन कौन बना सकता है। जैसे केंद्र सरकार, एग्जाम्पल्स याद रखना, वो एक मार्क्स में पूछते हैं। इस पे क्या केंद्र सरकार बना सकता है लॉज, कि स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, कि लोकल गवर्नमेंट के दोनों बना सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन सोचोगे स्टेट गवर्नमेंट बनाती होगी, पर नहीं, इस पे केंद्र भी बना सकता है। समझ आया? जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कराता है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सके जिन सब्जेक्ट्स पे, उन सब्जेक्ट्स को किस में पुट किया गया है? कंकरेंट लिस्ट में। पर अगर यूनियन गवर्नमेंट ने अलग लॉ बनाया और केंद्र सरकार ने अलग लॉ बनाया, राज्य सरकार ने अलग लॉ बनाया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? केंद्र सरकार का, क्योंकि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। What about subjects that do not fall in any of these 3 lists, or subjects that like computer software that came up after the constitution were made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. Residuary subjects क्या होते हैं? वो सब्जेक्ट जो जब संविधान बना था तब थे ही नहीं,
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, AI हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब तो तब था ही नहीं इतना डेप्थ में, तो तब तो ये किसी लिस्ट में डाले ही नहीं गए होंगे। तो इन सब्जेक्ट्स पे जो आज आते जा रहे हैं उन पे कौन बनाएगा कानून, मतलब हु विल डिसाइड ऑन दोज मैटर्स। उन मैटर्स को, उन सब्जेक्ट्स को बोला जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी मतलब जो बच गए, जो उस समय थे ही नहीं, और उन पे कौन बना सकता है कानून? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है कानून। तो आपको दिख ही रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। Now, we noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy a special status. Some states enjoy special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब आपको इसमें बस आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 371 के तहत होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशंस होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें बिल्कुल इक्वल लेवल ऑफ पावर नहीं होती डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ज्यादा पावर किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। और जो बाकी राज्य हैं उनको भी पावर कैसे कैसे देनी है, ये केंद्र सरकार कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिसाइड करता है, क्योंकि देश ने यूनिट्स बनाई है, यूनिट्स ने देश नहीं बनाया। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 371 के तहत कुछ राज्यों को स्पेशली भी ट्रीट किया जाता है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए बिल्कुल ऑल टुगेदर स्पेशल स्टेटस का अलग आर्टिकल था 370, जो अब नहीं है। समझा? इनको अलग से क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि ये जहां पे रहते हैं, इनकी ज्योग्राफी हो गया, इनका हिस्ट्री हो गया, या हो सकता है इनके यहाँ जो ट्राइब्स हैं उनको अलग से प्रोटेक्शन की नीड है इन कंपैरिजन टू जो बाकी का देश वर्क कर रहा है। इसीलिए आर्टिकल 371 के तहत इनको थोड़ी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। कोई भी कारण हो सकता है वहां पे नक्सलिज्म हो सकता है वहां पे लैंड राइट्स हो सकता है, जैसे अब बॉर्डर एरियाज हो, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे पार्टीशन के तहत वहां पे लड़ाई चालू हो गई थी, इसीलिए इनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है। इनको डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज में भी लिया जाता है। और जैसे इंडियंस और नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट, ऐसे जिन स्टेट्स पे ऐसे स्पेशल स्टेटस रहते हैं या स्पेशली ट्रीट किया जाता है, वहां के जो ओरिजिनल रेसिडेंट जो वहां पे हमेशा से रहते हैं, बस वही लोग वहां जमीन खरीद सकते हैं। जैसे पहाड़ी एरियाज में नॉट एवरीबडी कैन बाय अ लैंड, इवन इफ यू आर रिच। आप पहाड़ी एरियाज में इतना लैंड नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि वो रेसिडेंशियल लोगों के लिए ही जगह रहती है। ओके, आर्टिकल याद रखना। Similar special provisions exist for some other states of India as well. There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with. There are some units of the Indian Union which enjoy a little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city Delhi are called Union territories. These territories do not have the power of the state. The central government has special powers in running these states. Union territories. Union territories को हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आप नाम से ही समझ जाओगे, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन की टेरिटरीज। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं? देखो, कुछ ऐसी जगह होती हैं देश में जो इतनी बड़ी भी नहीं होती हैं कि उनको एक राज्य डिक्लेयर कर दें, पर इतनी छोटी भी नहीं होती हैं कि उनको किसी राज्य में मर्ज कर दें, इतनी बड़ी भी नहीं होती कि उनको एक स्टेट बना दें, और उनका कॉम्पोजिशन या उनका स्ट्रक्चर या उनकी फंक्शनिंग इतनी इजी भी नहीं होती कि उनको किसी के भी साथ मर्ज कर दे, किसी राज्य के साथ। तो ये अलग से एग्जिस्ट करती है, इनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। इनको हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको चलाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं यूनियन टेरिटरीज। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, फिर जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, और उसमें से लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी भी अलग कर दी गई। तो अब जम्मू कश्मीर
और लद्दाख कौन चलाता है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार का जुरिसडिक्शन रहता है इन पे। You understand? These are called union territories. Like Delhi, your capital is a union territory. Chandigarh is a union territory. Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, all are union territories. Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Pondicherry, these all are union territories. The sharing of power between the union government and the state government is basis to the sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change the arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least 1/2 of the total states. ये जो शेयरिंग, पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है सेंट्रल लेवल और केंद्र लेवल पे, तो जब इंडिया की अपन बात करते हैं तो आप इस शेयरिंग ऑफ अरेंजमेंट को यूनिलैटरली कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता है। इसको कुछ भी अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, तो क्या करना पड़ता है? पहले तो पार्लियामेंट को वो बिल दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा। कौन कौन से दो हाउस? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस से आपको वो लॉ पहले पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो राज्यसभा के जो इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। जितने भी राज्य एग्जिस्ट करते हैं देश में, जैसे इट इज 28 स्टेट्स, 28 का आधा हो गया 14 स्टेट्स में से रेटिफाइड भी करवाना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ। आधे राज्यों से रेटिफाई मतलब फिर से एक और बार अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ आया? जैसे अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड चेंज करना है तो पहले तो दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा, और जो जितने राज्य आपके देश में एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट उनके आधों से रेटिफाई भी करवाना पड़ेगा। रेटिफाई इज लाइक अ डबल अप्रूवल, ये भी चाहिए अब इम्प्लीमेंट करवाने। ये सब क्यों पढ़ रहे हो आप? ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर फेडरल सिस्टम नहीं होता, यूनिटरी होता, तो ये ना रेटिफाई की जरूरत पड़ती, ना लोकसभा से पास करो, ना राज्यसभा से, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। केंद्र सरकार लॉ बनाता, पास हो जाता, बाकी स्टेट से पूछा ही नहीं जाता। पर यहाँ पूछा जा रहा है, इसीलिए ये फीचर्स है कि फेडरलिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है इंडिया में। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures in case of any dispute about the division of powers. The High Courts and the Supreme Court make a decision. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. जुडिशरी का एक और रोल होता है, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो कौन उसको हेल्प करता है? जुडिशरी हेल्प करती है। और जुडिशरी क्या हो गई? एक इंडिपेंडेंट बॉडी, क्योंकि अगर हम फेडरल नहीं होते तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती वही सही होता, पर नहीं, हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि जुडिशरी है, जो सारे डिस्प्यूट्स को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करता है। इंडिया इन 1947, ये मैप देखा करो, इंडिया इन 1947। पहले का इंडिया कैसे हुआ करता था? ये नेपाल प्रोविंस थी, ये सेंट्रल इंडिया था जहां मध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल प्रोविंस था, और यहाँ पे मैसूर, ये बॉम्बे, गुजरात, दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। सी दीज मैप्स वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बत हो गया एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पाकिस्तान ऐसा होता था, इतना था वेस्ट पाकिस्तान, इतना था ईस्ट पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। बाद में ये ईस्ट पाकिस्तानी क्या बना जाके? बांग्लादेश। यू अंडरस्टैंड? पहले ये ऐसी प्रोविंसेस थी, तो जो आज के स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं वो आपको इसमें अभी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि विद टाइम हमने जैसे जैसे नीड्स लगी वैसे वैसे स्टेट्स बनाए, क्योंकि हम कैसे फेडरेशन है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इंडिया। Now, how is federalism practiced in India?
कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, कैसे आप यूनिटी और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके चलते हो, अब वो पढ़ेंगे अपन कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इफ द फेडरल experiment had succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensures that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideals in our country. Let us look at how some of the major ways. अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लिख देने से, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से आप एक सक्सेसफुल फेडरेशन नहीं बन जाते हो। उसके लिए और भी चीजें चाहिए पड़ती है कि आप एक देश को कैसे चलाते हो। हम वही देख रहे हैं कि हमने अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने पावर स्पेसिफाई की, उसके अलावा भी हमने ऐसी क्या चीजें फॉलो करी इंडिया में कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अभी तक वर्क कर रहा है। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक होता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भी बात कर, भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक वर्ड होता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब भाषा के आधार पर बने हुए स्टेट्स। So the creation of linguistic states was the first and major test of the democratic politics in our country. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity or geography. This includes states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. अब पहला टेस्ट इंडिया में कि फेडरल स्ट्रक्चर के फेडरलिज्म तो अपन ने पढ़ लिया, इंडिया का फेडरलिज्म और क्यों स्ट्रांग होता है और क्या फीचर्स है, उसमें पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिया ने 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तब बहुत सारे स्टेट्स में ये बात उठ रही थी कि हमारी लैंग्वेज अलग है और हमारी जो भी एक अलग लैंग्वेज है उसके आधार पर हमारा एक अलग राज्य बनाया जाए। अब इस बात पे बहुत स्पेक्टिकल थे उस समय के नेता। क्यों नेता स्पेक्टिकल थे? क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर लैंग्वेज के आधार पर हम देश बांट देंगे तो ये डिवीजन तो एंडलेस होगा, क्योंकि फिर एक भाषा के आधार पर बनाओगे तो फिर दूसरे लोगों को अपनी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, तीसरे लोगों को अपनी भाषा के आधार पर, ऐसे तो पूरा देश बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस है, ऐसे कितने स्टेट्स बनाएंगे। तो पहले जो उस समय के देश के नेता थे वो बहुत स्केप्टिकल थे कि ये स्टेप उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। पर एक पॉइंट पे रिवॉल्ट इतना बढ़ गया आंध्र प्रदेश में कि एक लीडर थे पोती श्रीरामुलु, तो वो ही डाइड ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक, वो मतलब फास्ट अन टू डेथ पे थे एंड ही डाइड आफ्टर आई गेस 57 और 56 डेज समथिंग लाइक दैट। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम उठी। तो देन द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया में बना था विच वाज आंध्र प्रदेश। आंध्रा लैंग्वेज जहां बोली जाती थी, समझ आए। तो लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनने का सिलसिला वहां से चालू हुआ था। नेताओं को डर लग रहा था, उस समय के जो भी नेता थे उन्हें डर लग रहा था कि अगर ऐसे लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनाने लगे तो अपन तो राज्य बनाते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस है, राज्य पे राज्य ऐसे कितने राज्य बनाओगे। बट विद टाइम पता चला फिर गुजराती लैंग्वेज वालों के लिए गुजरात स्टेट बना, मराठी लैंग्वेज वालों के लिए महाराष्ट्र बना, बांग्ला बोलने वालों के लिए वेस्ट बंगाल बना। ऐसे लैंग्वेज के आधार पर बहुत सारे राज्य इंडिया में बने। तब लग रहा था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, मिस्टेक होगा, पर फिर जब वो इंप्लीमेंट हुआ तो आज वो देश बहुत अच्छे से चल रहा है जहां लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे। पर सारे राज्य बस भाषा के आधार पर नहीं बने हैं, कुछ अपनी स्पेशल ज्योग्राफी के कारण, कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उनके आधार पर भी बने हैं। ज्योग्राफी के आधार पर जैसे उत्तराखंड और ये जो उत्तराखंड झारखंड तो इस साइड है, उत्तराखंड वगैरह ये हिली स्टेट्स बने अपनी ज्योग्राफी के आधार पर, क्योंकि इनकी ज्योग्राफी के आधार पर इन्हें अलग से डील करना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके वहां बहुत सारी पॉपुलेशन नहीं रख सकते हैं। नागालैंड वगैरह हो गए और झारखंड वगैरह हो गए, ये अपनी ट्राइबल बेल्ट, पॉपुलेशन, एथनिसिटी अलग अलग तरीकों के कारण फिर राज्य बनाए। और ये राज्य का जो पुनर्गठन था, मतलब एक्चुअली ये दोबारा जब राज्य बने थे आजाद होने के बाद, तो वो सक्सेसफुली वर्क करा इंडिया में और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी को और स्ट्रेंथन किया। आगे बढ़ते हैं। ये है आज की डेट में आपके यहाँ 28 राज्य हैं
ये रहे आपके सारे राज्य ऊपर। अब ये जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, पहले इट यूज्ड टू बी अ स्टेट। अभी डिमांड चल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर को वापस स्टेट बनाया जाए, पीपल बोल रहे हैं ऐसा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये आपका स्टेट है हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। फॉरवर्ड। Yeah. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. अभी मैंने आपको बताया था नेताओं को डर लग रहा था जो उस समय के थे कि ऐसा ना हो कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश पूरा टूट जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा और ब्लडी पार्टीशन देख चुके थे। तो they were not ready to take any risk for anything which would lead to the partition of a country. But linguistic states का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ इंडिया के एग्जाम्पल में। ओके, आगे लैंग्वेज पॉलिसी। फिर सेकंड क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर पढ़ते हैं क्या बात हुई। लैंग्वेज पॉलिसी, the second test of Indian federalism is the language policy. The second test of Indian federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any other language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% of the Indians. Therefore, there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 22 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. A candidate in any exam conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. States to have their own official languages. Much of the government work takes place in the official languages of the concerned state. ओके, अब लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो बात उठी कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। पर वेरी लर्न लीडर्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, very educated leaders you had at that point of time. मतलब that is not what I am speaking, you can go and study also. They were very well educated. उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना जैसे इट्स लाइक सिंहला स्पीकिंग, सिंहला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया था श्रीलंका में। क्या हुआ? अगर एक देश में सारे लोग वही लैंग्वेज बोल रहे हैं तो अपने आप नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर एक देश में और भी लोग हैं जो वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे, क्योंकि लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप उसे नेशनल बना दोगे तो फिर हर जगह वही लैंग्वेज रहेगी जो आपके सरकारी कागज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क होता है। अब जैसे वो लैंग्वेज ही नहीं आती देर जब हम आजाद हुए थे तो हमारे लीडर्स ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। नेशनल लैंग्वेज होता है देश की लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा। कोई भी भाषा हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं है। आपने सुना होगा हिंदी मातृभाषा है, मदर टंग। मातृभाषा, मदर टंग कहते हैं। जैसे मातृभाषा क्यों है? क्योंकि आउट ऑफ 100% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया 40% लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी। बाकी के जो 60% लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो मेजॉरिटी 40% लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है, और बाकी 60% बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मातृभाषा, मदर टंग। हिंदी इज द मातृभाषा, मदर टंग ऑफ इंडिया। यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये मातृभाषा। इन दोनों बातों में अंतर आपको समझना चाहिए, क्योंकि और भी लैंग्वेजेस बोलते हैं लोग। अगर आपको देश को एक साथ चलाना है, उसकी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, आप एक लैंग्वेज सब पे नहीं थोप सकते हो, क्योंकि और भी बड़े इश्यूज हैं। लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, इन पे लड़ना बहुत पेटी इश्यूज हैं। There is a report which says every 16 seconds a girl is being raped in India। और कोई भी कंट्री हो गई तो मतलब जहाँ पे ये इतने बड़े इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ women सेफ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ इतने लोग माल न्यूट्रिशन में है, गरीबी इतनी है। हाँ, हल्ला करो कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज बना लो या इंग्लिश बना लो, दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू। देश चलाना है, सबको अकोमोडेट करो, सब जिसमें राजी हो वो करो, ताकि सब खुशी खुशी रहे। वाई किसी पे अपना विल फोर्स ही क्यों करना है? मतलब वाई टू लीड अ लाइफ जहाँ फोर्सफुल कंट्री चलाई जाए। हाँ, हक की बात करो, पर हक की आड़ में देश का विभाजन मत होने दो, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। बिकॉज हमने रिलीजन के आधार पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पार्टीशन देख लिया है। अब अगर हम वही लड़ाई फिर से करते रहेंगे तो और कितना पार्टीशन देखना है, आप खुद सोचिए।
तो ये हो गया। तो हमने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं चुना। हिंदी के अलावा भी और अदर 22 लैंग्वेजेस होती हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होता है, शेड्यूल होता है एक लिस्ट जिसमें हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको उस लिस्ट में डाला जाता है। तो इंडिया की जो शेड्यूल्ड लिस्ट है लैंग्वेजेस की, उसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं जिनमें एक हिंदी भी होती है। उसमें और भी बहुत सारी हैं, बोडो, डोगरी और भी संथली, ये ऐसी लैंग्वेजेस उसमें बहुत सारी आती हैं जो मेजरली इंडिया में बोली जाती हैं। और आप अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देते हो तो आप इन 22 में से किसी भी लैंग्वेज में वो पेपर दे सकते हो। समझ आया? आगे, unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English, according to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. अब क्या हुआ कि जब हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करने की बात 1965 तक की गई थी। जब संविधान बना रहे थे तो बहुत लीडर्स थे जिन्होंने बोला कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कर देना चाहिए। बट बहुत सारे राज्य हैं हिंदुस्तान में जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जिन्हें हिंदी आती ही नहीं है, स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश बोली जाती है। जिन्हें हिंदी नहीं आती वो ऐसे देश में कैसे रहेंगे जहाँ हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज बना दो। तो बात हुई थी कि 1965 तक अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों रखते हैं ऑफिशियल पर्पसेस में। 1965 में फिर बात चली कि अब इंग्लिश को हटा देते हैं, ऑफिशियल पर्पसेस में सिर्फ हिंदी में रहेंगे डॉक्यूमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स। बट जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पे बहुत तेज रिवॉल्ट हो गया, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत मेजर रिवॉल्ट होने लगा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये देश हमारा भी तो है, हमें हिंदी नहीं आती है तो आप हिंदी को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज, अकेली डॉक्यूमेंटल लैंग्वेज कैसे बना सकते हो। तो फिर कंटिन्यू किया इंग्लिश का यूज जो आज तक हो रहा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। एंड आई पर्सनली एज एन एजुकेटर, मतलब देश अपना है, वो भी हमारे ही लोग हैं, जो मतलब सब हमारे ही हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उन्हें हिंदी नहीं आती है, इमेजिन आप पे मध्य प्रदेश में रहते हुए इम्पोज कर दें कि नहीं आप तो बांग्ला में आएंगे डॉक्यूमेंट्स, आपको कितनी परेशानी होगी। लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जाती है। सो दीज आर वेरी पेटी इशूज जिन पे हम लड़ते रहते हैं। हमारे देश में लड़कियों के रेप हो रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, मतलब पावर पॉलिटिक्स इस लेवल पे पहुंच रहा है कि करप्शन इज लाइक, मतलब करप्शन इज इन द ब्लड ऑफ एवरी पर्सन राइट नाउ इन दिस कंट्री। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहां पेटी इश्यूज पे लड़े मतलब नहीं। वी शुड अकोमोडेट एवरीबडी। अगर किसी को हिंदी नहीं आती उसका समाधान निकालो, इंग्लिश नहीं आती समाधान निकालो। एज अ कंट्री आवर वर्क इज टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, चाहे जैसे करना हो। आगे ये हो गया। Think that this solution favored the English-speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people can have a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the situation of Sri Lanka. आज भी हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है कि हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बना दो। ठीक है, जो लोग ये बात बोल रहे हैं संस्कृति से रिलेटेड एंड दे थिंक दैट कि ये हमारी देश की धरोहर है एंड एवरीथिंग, आई अंडरस्टैंड दैट। ऑब्वियसली वी आर अ सिविलाइजेशन जो अपने आप में इतना रिच है, तो हमें अपनी लैंग्वेज जो लगता है कि हिंदी लैंग्वेज से हम जाने जाए, गुड। बट फिर ये हिंदुस्तान आपकी पूरी कंट्री है, उसमें सारे राज्य हैं, सारे राज्य मिलके ही हिंदुस्तान बना रहे हैं। तो फिर जिनको नहीं आती हिंदी उनको अकोमोडेट करना भी हमारा ही काम है। ओके आगे थर्ड टेस्टामेंट क्या था? सेंटर स्टेट रिलेशंस। Center state relations, restructuring the center state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. Now the constitutional arrangement for sharing power in reality depends to a larger extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time the same party ruled both at the center and in most of the states. This means that the state governments did not exercise their rights or as autonomous federal units. As and when the ruling party of the state at the state was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. In those days the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermines the spirit of federalism. अब क्या हुआ? सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर केंद्र और राज्य के रिलेशंस। बहुत समय तक क्या होता था कि केंद्र में ही जो सरकार होती थी पहले वही राज्य में होती थी अधिकतम।
आई एम नॉट नेमिंग द पार्टी बट यू ऑल एनीवेज रो, जो केंद्र में होती थी पार्टी वही राज्य में होती थी। तो एक्चुअली राज्य की जो पार्टीज थी वो इंडिपेंडेंटली वर्क ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी है तो सब एक ही लाइन पे चलते थे, ये था। और जब जब राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी तो केंद्र और राज्य के बीच के रिलेशंस गड़बड़ होने लगते थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट डाइजेस्ट कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो वो उन्हें हेल्प नहीं करते थे, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते थे, ऐसा होता था। पर अब ये थे और है दोनों एक साथ चलता है। ये हम आज भी देख रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार कहीं हो, केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार हो, अगर उस पार्टी की सरकार उस दूसरे राज्य में नहीं हो तो उस राज्य से उसकी बीफ चलती रहती है। ये तो हम आज भी देख रहे हैं, हमने तब भी देखा था, ये हम आज भी देख रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ थिंग ऑफ पास्ट, दिस इज अ थिंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ। तो आज की डेट में भी बहुत सारी जगह जहाँ केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर उस पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है तो उस राज्य से प्रॉब्लम उठती हैं, अभी भी आए हैं प्रॉब्लम, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, और भी जहाँ जहाँ पे ये नहीं आई पावर्स, उत्तराखंड हो गया, जहाँ जहाँ पे भी नहीं आया, एमपी हो गया, जहाँ पे भी सेम पार्टी के पास पावर नहीं आई किसी भी राज्य में, तो वहां उनके बीच में बीफ होती ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कॉर्डियल एंड कोऑपरेटिव अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो। ये पहले भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, फिर डिफरेंस कहाँ आया? आगे, all this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional parties in many states of the country. This was the beginning of the era of coalition government at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा ड्रास्टिक चेंज देखा था कब 1990s के समय, क्योंकि 1990s वाज एन एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार, जहां कोई एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो उसे दूसरी पार्टी का सपोर्ट चाहिए पड़ता है अपनी बहुमत को एक्चुअलाइज करने के लिए और सरकार बनाने के लिए। जैसे अभी जो सरकार है वो कोलिएशन गवर्नमेंट है, दैट इज नॉट अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, इट इज अ कोलिएशन गवर्नमेंट। एक जो मेजर पार्टी थी उसको अकेली दम से बहुमत जितने वोट नहीं आए थे, तो कुछ पार्टीज ने अपनी सीट्स उनके साथ शेयर करके एक मिली जुली सरकार बनाई, कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई। अब कोलिएशन गवर्नमेंट के समय क्या होता है कि आपको सारी पार्टीज को लेके चलना पड़ता है, आपको उनकी बात सुननी पड़ती है। तो ये जो थोड़ा सा सेंटर स्टेट रिलेशंस था ये थोड़ा सा कॉर्डियल हुआ था 1990s के समय, क्योंकि कोलिएशन मिली जुली सरकारें आने लगी थी, तो किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही थी तो उसे बाकी पार्टियों की सुनने की जरूरत पड़ती ही थी। बट goes and goes and goes. Yeah. उनको बहुत डेप्थ में मैं समझा सकती हूँ कार्टून्स को। कार्टून्स इन योर एनसीईआरटी आर वेरी वेरी थॉटफुल। अब आगे देखो, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू dismiss state government in any arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in early years after the constitution came into force. Okay, कहने की बातें हैं, लिखा हुआ है। तो सेम वही जो बताया, आपके तीन जो मेजर चीज़ें हैं जिन्होंने और फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग किया, वो सब ये क्या थे? लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गया, एक लैंग्वेज पॉलिसी हो गया, एक सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे एक पैराग्राफ दिया है कि डिफरेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया, हाउ मेनी लैंग्वेजेस do we have in India? The answer depends on how one counts it. The latest information that we have is from the census of India held in 2011. अरे यार, अभी आपने एक सेंटेंस पढ़ा कि पहले के कंपैरिजन में अब फेडरलिज्म ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होने लगा है। ठीक है, एक्सेप्टेड हो सकता है, देयर आर मल्टीपल वेज। तो पहले के कंपैरिजन में सेंसस अब क्यों नहीं आ रहा है? सेंसस इतना डिले क्यों है? The question is, census happens in every 10 years. अभी तक सेंसस नहीं आया है। तो पहले के कंपैरिजन में अगर वो अच्छा हो गया तो पहले के कंपैरिजन में कुछ खराब भी हो गया। देखिए, पावर पॉलिटिक्स चलता रहेगा। ये मैं आपको किसी भी पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ। आई एम टीचिंग यू एज एन एजुकेटर एंड माई जॉब इज टू पुट सीड्स इन योर ब्रेन्स जो सही तरीके से हार्वेस्ट हो और आपका माइंडसेट सही हो।
क्योंकि आप पावर प्ले में पढ़ते रहते हो। कोई दो मेजर लीडर आप देखना कि हिंदुस्तान में पार्टी पॉलिटिक्स इस लेवल पे पहुंच गई है कि कोई एक छोटे से गांव में रह रहे दो लोग अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करते होंगे और एक दूसरे को मार देंगे, चाकू मार देंगे, मार डालेंगे, केवल पार्टी की लड़ाई पे। नहीं, हम ये पार्टी सपोर्ट करते हैं, हम ये पार्टी सपोर्ट करते हैं। पर जो एक्चुअल लीडर्स हैं, जो देश चला रहे हैं, इस पार्टी के और इस पार्टी के, वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके चाय भी पी लेते हैं, वो एक दूसरे को चाकू नहीं मारते। पर इन लोग ने पॉलिटिक्स इस तरीके से आपके ब्लड में पटक मतलब डाल दिए, आप एक दूसरे पे लड़ जाओगे एक पार्टी के नाम पे। पर वो नहीं लड़ते, वो केवल पार्लियामेंट में लड़ेंगे, ये करेंगे, फिर बाद में वो साथ में हो सकता है बैठ के चाय भी पी ले। एवरीथिंग कैन हैपन, सो दैट्स व्हाई यूज योर ब्रेन, डोंट फाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, और ये सब बहुत बड़े प्रेसिंग इश्यूज हैं। एजुकेटेड बनो, बहुत पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लाओ सब्जेक्ट्स की, कि मतलब कोई भी आपको ऐसे ही लड़वा ना दे। लड़वा देने को मतलब अगर इस मतलब व्हाट इज द फनीएस्ट परफॉर्मेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दैट इज द वोटर्स ने फनीएस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि आप एजुकेटेड बनो तो आपको कोई नहीं लड़वा पाएगा, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, किसी भी आधार पर। दैट्स द थिंग। बहुत बड़े इश्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इंडिया में, उन पे ध्यान दो। Linguistic diversity of India. How many languages do we have in India? The answer depends on how one counts it. The latest information that we have is in the form of the Census of India. From Census of India held in 2011, this census recorded more than 1,300 distinct languages which people mentioned as their mother tongue. These languages were grouped together under some major languages. For example, languages like Bhojpuri, Magdi, Rajasthani, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, and many others were grouped together under Hindi. Even after this grouping, the census found 121 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule. ये important है line. 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution, and these languages are called the scheduled languages. Others are called non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. Languages के आधार पर इंडिया सबसे ज़्यादा diverse country है वर्ल्ड में। और ये जो इतनी सारी मेजर लैंग्वेजेस हैं, उनमें से जो सबसे मेजर 22 लैंग्वेजेस हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं। देयर आर 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी शेड्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आई गेस देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से 8th जो शेड्यूल है, उसमें ये 22 लैंग्वेजेस मेंशन करी गई, और इन लैंग्वेजेस को क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो शेड्यूल्ड हैं। तो और जो बाकी सारी लैंग्वेजेस हो गई अपार्ट फ्रॉम दीज 22 लैंग्वेजेस, वो क्या कहलाती है? नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% Indians. If we add to that all those who knew Hindi as their second or third language, the total number was still less than 50% in 2011. As for English, only 0.02% Indians recorded it as their mother tongue. Another 11% knew it was a second or a third language. Read this table carefully, but you need to not memorize it. Just do the following. ये हैं आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ये दी गई हैं। बोडो, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। These are your 22 scheduled languages. फिर ये चीज़ें बताई हैं कि द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC, State Reorganization Commission, was implemented exactly 50 years ago on November 1, 1956. This, in its own time and own way, has also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom comes, the new nation would be based on a new set of provinces, these based on the principle of language. However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. Partition was the consequence of primordial attachment to one's faith. How many more partitions would the other primordial loyalty language lead to? So ran the thinking of Nehru, Patel, and Rajaji. Far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. It has proved to be perfectly consistent to be a Kannadian and Bengali and Indian Tamil and this and okay. What these disputes petty in the formation of linguistic states? Yeah. Decentralization in India last
जब ये लैंग्वेजेस बनी थी, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए थे लैंग्वेज के आधार पर, जिसमें ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अलग हो गए थे। जैसे आप आज मध्य प्रदेश में रह रहे हो, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट हुआ करता था, पर फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आई उसके आधार पर मध्य प्रदेश में ज़्यादा बुंदेलखंडी बोली जाती थी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, तो फिर ये सेपरेट हो गए थे और फिर हम मध्य प्रदेश अलग हो गए थे छत्तीसगढ़ से। नहीं तो ये पहले एक हुआ करता था, जैसे पहले बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, फिर वो भी टूट के अलग हो गए। ऐसे ऐसे करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ, लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन हुआ, जो सक्सेसफुल भी हुआ। आगे लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से दूर जाना, सेंटर से पावर आगे बढ़ाना। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन समझने, सेंट्रलाइजेशन समझो। सेंट्रलाइजेशन होता है ये है छोटी छोटी यूनिट्स, इनसे पावर लेके कहाँ दे दो, सेंटर को। सेंटर को क्या बना दो, राजा बना दो, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। छोटी छोटी यूनिट से पावर खींच खींच के पूरी सेंटर को दे दो, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। इसका उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब ये केंद्र से पावर छोटे लेवल पे दो, उस लेवल से आगे लेवल पे दो, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर से पावर आगे देना, स्टेट लेवल पे, स्टेट से लोकल लेवल पे पावर बांटना, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंटर से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना इज डिसेंट्रलाइजेशन। पूरी पावर सेंटर की तरफ लाना और सेंटर को ही राजा बना देना इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन, इससे आप लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे कि केंद्र से राज्य तक पावर गई, फिर राज्य से आगे लोकल तक। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से आगे पावर पहुंचाई जा रही है। देखो, we noted above that federal government have two or more tiers of government. We have so far discussed the two tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. Those two tier states in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. But federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government. This is the rationale for decentralization of power. Thus resulted a third tier of government called the local government. Thus resulted in third tier of government known as the local government. इंडिया अपने आप में इतना बड़ा, इतना डाइवर्स है कि इंडिया के राज्य, जो कुछ राज्य है, जो वो अपने आप में यूरोप की कुछ कंट्रीज के बराबर है। मतलब पॉपुलेशन के आधार पर अकेला उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है पॉपुलेशन के आधार पर। तो इतने बड़े बड़े राज्य हैं, तो इनकी डाइवर्सिटी उतनी है। तो लोग अकेले राज्य, जैसे मैंने आपसे अभी एक एग्जांपल दिया था, दिल्ली अकेले में बैठ के सारे राज्य की क्या प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, नहीं। इसीलिए राज्य सरकार जरूरी होती है। तो एक राज्य में अकेले बैठ के क्या राज्य की हर कोने कोने की प्रॉब्लम समझ आ जाएगी, नहीं आएगी। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स की भी नीड पड़ी इंडिया में। तो इंडिया में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि क्या कहलाता है, लोकल गवर्नमेंट कहलाता है। आगे, when power is taken from central government, when power is taken from where power is taken from central and state governments and given to local government, it is known as decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्यों नेसेसरी है, क्योंकि एक सेंटर में बैठ के, कैपिटल में बैठ के आप राज्य की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, राज्य में बैठ के आप राज्य के हर कोने की नहीं समझ सकते। इसीलिए लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होना बहुत नेसेसरी है। तो ये जब केंद्र से राज्य तक और राज्य से लोकल गवर्नमेंट तक पावर जाती है, इसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आता है, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाता है, जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स को समझता है। अब लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स को समझने का एक और फायदा है कि उसमें लोग अपने आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ग्राम सभा हो गया, ग्राम सभा एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। लोकल लेवल पे ग्राम सभा में सारे लोग आते हैं जो वहां के उस गांव के एलिजिबल वोटर्स होते हैं, जो वोट कर सकते हैं, वो सब आके बैठते हैं, अपनी राय देते हैं, गांव की उन्नति के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो अच्छी बात है, लोकल गवर्नमेंट पे और लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है। आगे, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड The need of decentralization was recognized in our constitution. Since then, there has been several attempts to decentralize
टू डिसेंट्रलाइज, A major step towards decentralization, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये पेपर में आते हैं. A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. 1992 में constitution को amend किया था इस local third tier of government which is local government को strengthen करने के लिए. आगे Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections. Amendment में क्या क्या बात आई? पहला First, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. जब पहले local government बनी थी तो कोई constitution कोई elections regularly hold ही नहीं करता था local government के लिए. हो गए नहीं हो गए. फिर amendment में आया constitution में और ये elections regular बनाए कि अगर देश में 5 साल में election हो रहे हैं तो local bodies में भी 5 साल में election होंगे ही होंगे. Second, seats were reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. जो देश में reservation होता है सीट्स का वैसे ही reservation आगे पास ऑन हुआ local level of government में कि scheduled caste के लिए reserve सीट होंगी, scheduled tribe के लिए reserve सीट होंगी, OBCs के लिए reserve सीट होंगी. reserve सीट होता है जहाँ पे इसी background के जैसे scheduled caste का ही लीडर खड़ा हो सकता है, कोई भी किसी भी पार्टी से हो जाए खड़ा उसी कास्ट का लीडर होगा जिसको सब लोग वोट देंगे, उनको बोलते हैं रिजर्व्ड सीट्स. फिर आगे थर्ड, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर विमेन. विमेन के सीट्स का रिजर्वेशन सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में है, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट में नहीं है. मतलब ये नेशनल लेवल पे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन का रिजर्वेशन नहीं है सीट्स में, ये केवल लोकल लेवल में है. लोकल लेवल में जितना भी परसेंटेज है उसका 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? वुमेन के लिए रिजर्व्ड है. फोर्थ, An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. जैसे एक देश के इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वैसे ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कौन एडमिनिस्टर करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट कंट्री. या अलग से भी कोई बॉडी बना सकते हो ये इलेक्शंस को देखने के लिए. आगे फिफ्थ, द स्टेट गवर्नमेंट The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ये नेचर ऑफ शेयरिंग, पर ये जो राज्य सरकार है इनको अपने रेवेन्यू के सोर्सेज और बहुत सारी पावर्स आगे लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ता है. Rural local government is popularly known by the name of Panchayati Raj. Each village or a group of villages in some states has a Gram Panchayat. This is a council consisting of several ward members, often called as Panch, and a president called the Sampanch. They are directly elected by the adult population living in that ward or village. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. The local government structure goes right up to the district level. A few Gram Panchayats are grouped together to form what is usually called a Panchayat Samiti or block or mandal. The members of these representative body are elected by the panchayat members in that area. All the panchayat samitis or mandals, all the panchayat samitis and mandals members in that area, all the panchayat mandals in a district together constitute the Zilla District Parishad. Most members of the Zilla Parishad are elected members of the Lok Sabha, and MLAs of that district and some other officials of other district level bodies are also its members. Zilla Parishad chairperson is the political head of the Zilla Parishad. Similarly, the local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set in towns. Big cities are constituted into municipal corporations. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representative. Municipal chairperson is the political head of municipality. In the municipal corporation, such an officer is known as the mayor. अब क्या होता है आपका जो ये लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एक होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट. रूरल होता है जो गांव के एरियाज में आ जाएंगे, रूरल लोकल गवर्नमेंट, और एक होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट. अर्बन रूरल में क्या आ जाएंगी? पंचायत से चालू होते हैं. सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत जो हर गाँव की होती है, ग्राम पंचायत, और फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? ब्लॉक पंचायत कह लो या मंडल कह लो या समिति कह लो. छोटी छोटी ग्राम पंचायत होती है हर गांव की. जब ये छोटी छोटी 5-6 ग्राम पंचायत मिला लो
5-6 गांव की, तो क्या बनती है, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति बनती है। ये बहुत सारी पंचायत समिति बना लो तो एक डिस्ट्रिक्ट की पंचायत बनती है, जिसे जिला पंचायत बोला जाता है या जिला परिषद बोला जाता है। तो सबसे पहले हो गई छोटी छोटी ग्राम पंचायत, इंडिविजुअल विलेजेस की, कुछ विलेजेस को मिला के क्या बनती है, ब्लॉक पंचायत बनती है। कुछ ब्लॉक पंचायत को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट की पंचायत बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिला पंचायत बोला जाता है। जिला पंचायत का हेड कौन होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, दैट इज नोन एज द हेड ऑफ द जिला पंचायत। फिर ये हो गई अर्बन लोकल बॉडी, ये हो गई रूरल लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी होती है। छोटी जो सिटीज होंगी उनमें क्या होगी, म्युनिसिपैलिटी। छोटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गई या सिटी हो गई उनमें क्या होगी, म्युनिसिपैलिटी होगी। और जो बड़ी हो गई तो वहां पे क्या होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। यहाँ पे भी जो इनका इलेक्टेड हेड होता है वो इनका हेड होता है म्युनिसिपैलिटी का, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोला जाता है, मेयर बोला जाता है, मेयर। समझ आया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होती है, बड़ी सिटीज में होती है। म्युनिसिपैलिटी कहाँ होती है, छोटी सिटीज में होती है। ये होती है अर्बन लोकल बॉडी। एक होती है रूरल लोकल बॉडी, एक होती है अर्बन लोकल बॉडी। रूरल मतलब जो गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ सबसे पहले हर गांव की एक ग्राम पंचायत होगी, जिसके 5 पंच होंगे और एक सरपंच हेड होगा। ये सब मिला के 5 वो बनाते हैं। तो ये हो गया इनका ग्राम पंचायत। ऐसी छोटी छोटी ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाएंगी, ब्लॉक पंचायत, जिसमें 5-6 गांव की पंचायत आती है। ऐसी ब्लॉक पंचायत उस डिस्ट्रिक्ट की मिला के क्या बनाएंगी, जिला पंचायत, उस जिला की पंचायत, डिस्ट्रिक्ट की पंचायत। और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या आ जाएंगी, म्युनिसिपैलिटीज। जैसे जो छोटी सिटीज होती है उनमें म्युनिसिपैलिटी होती है, और जो बड़ी सिटीज होती हैं उनमें क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर कहलाता है, म्युनिसिपैलिटी का हेड महापौर। So here we end this chapter. This new system of local government is the largest experiment in the democracy. Is this the largest experiment? Yeah. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities, etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in the country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments, ये आपके हैं अभी भी जो लिमिटेशंस हैं लोकल गवर्नमेंट में, वो लिमिटेशंस के बारे में है। देयर आर मेनी डिफिकल्टीज व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पहला पॉइंट, ग्राम सभा के इलेक्शंस अभी भी, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, ग्राम सभा की मीटिंग्स रेगुलरली अभी भी होल्ड नहीं होती है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अभी भी स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावर ट्रांसफर नहीं करती लोकल गवर्नमेंट को, नॉट दे हैव एडुकेटेड रिसोर्सेज, ना ज्यादा उन्हें रिसोर्सेज दिए जाते हैं। वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि लोकली आप सब उसमें पार्ट ले सकते हो, इसीलिए उसे सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ये प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, और इस सब का पता कभी भी आप मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करो, ये हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट के। लोकल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है इंडिया को आगे बढ़ाने में। क्यों हेल्प किया है? क्योंकि लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स को आप बहुत आराम से समझ सकते हो और उन्हें एनालाइज कर सकते हो और उनका समाधान भी निकाल सकते हो। दिस वॉज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बट अभी भी अगर आप कभी भी पॉलिटी पढ़ो बहुत ध्यान से, द मेजर प्रॉब्लम इज द पावर पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ पे जिस लेवल का करप्शन होता है, अगर आप किसी भी जिला पंचायत के इलेक्शंस भी देख लो, पीपल स्पेंड सच लमसम मनी एट, मतलब ये सबसे लो लेवल है गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल में भी पंचायत, रूरल अर्बन बॉडी, फिर अर्बन लोकल बॉडी, मतलब सबसे नीचे लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे भी इतना लमसम करप्शन करके पैसा लगाया जाता है चुनाव के समय। तो फिर कहाँ से क्या ही प्रगति होगी? मतलब यू वॉच एक सिंगल आप जिला पंचायत इलेक्शंस देखिएगा किसी अच्छी डिस्ट्रिक्ट का, यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी कि इतना पावर प्ले इतने छोटे लेवल पे भी हो रहा है, तो फिर बड़े लेवल पे कितना होता होगा। So the power politics and the political play is getting dangerous day by day.
तो that needs to be questioned. गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर कि जिला पंचायत के लेवल पे लोग इतना लमसम पैसा लगा के चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, मतलब ये पैसा आ कहाँ से रहा है, बिकॉज दैट इज द लीस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सबसे नीचे लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन. इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना मतलब अजीब सा ही है कि मतलब कोई अगर मतलब आप देखना, लोग सरपंच की नेम प्लेट लगाए रहते हैं, सरपंच BMW लेके घूम रहे हैं. कहाँ से आ रही है BMW? ये पूरे टीयर का सबसे नीचा लेवल है. इस पे अगर आप सरपंच बन के एक BMW खरीद पा रहे हो तो जस्ट इमेजिन ऊपर बढ़ते 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 कितना लेवल ऑफ करप्शन होगा, कितना पैसा आप बीच से कमा लेते होगे. अब सरपंच इतना मतलब हमारे यहाँ की तो प्रॉब्लम बच्चों ही की है एजुकेशन में. समडे आई विल टॉक अबाउट इट. क्या पता वी गेट वेरी इंटरेस्ट, सरपंच की गाड़ी इतनी बड़ी नंबर प्लेट, जिला पंचायत की गाड़ी नंबर प्लेट, सदस्य की गाड़ी, मतलब ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है. ये तो लीस्ट लेवल है, ये तो लीस्ट लेवल है. मतलब आप एक लीस्ट लेवल पे हो और आप उसको इतना वो कर पा रहे हो. कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि जनता उसको करने दे रही है. मतलब यू गेट एंटाइज्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, आप मेस्मराइज होते हो इन चीजों पे. जबकि आप वेल एजुकेटेड हो तो ये लीस्ट लेवल है, ये बिल्कुल लीस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. तो यहाँ पे शो ऑफ, मतलब शो ऑफ तो खैर किसी लेवल पे नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार में आप काम करने के लिए हो. पर नहीं, मैंने आई सीन नंबर प्लेट्स ऑफ सरपंच, इतनी बड़ी नंबर प्लेट, हाईलाइटेड, रेडियम लाइट. अरे आप इस देश के, एक राज्य के, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक गांव के सरपंच हो. मतलब आई एम नॉट डिग्रेडिंग दैट पोजिशन, कह रहे क्या ही सरपंच, नॉट डिग्रेडिंग. बट अगर इस लेवल पे आप ये पावर दिखा रहे हो तो फिर हर बढ़ते लेवल पे कितना करप्शन और कितना पावर होता होगा. दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग यू थिंक, सोचो, एजुकेटेड बनो. अब क्या ही फायदा कि इतने से लेवल पे एक राज्य, एक जिला है, उसकी एक जिला पंचायत है, जिला पंचायत में अध्यक्ष भी नहीं, आप उसके एक मेंबर हो, उस मेंबर पे आप इतनी बड़ी प्लेट लगा रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और उस मतलब मेंबरिंग पोजीशन पे ही आप इतना पावर, गाड़ियां खरीद रहे हो. कैसे? कैसे? That's on you to understand the power politics and the corruption. Till then, bye bye. This chapter is done from my side. मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूंगी इंपॉर्टेंट. टिल देन बहुत सारी पढ़ाई करो और बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा बन जाओ, देश का अच्छा करो. Till then, bye bye, take care of yourself and keep preparing yourself to ace your 2026 board exams. And I am Anubhuti Tiwari. Please like my videos, comment on my videos, subscribe my channel and study. Bye guys.